मेरा नाम अभिनव है और ये कहानी मेरी नहीं है, मेरे किसी दोस्त या किसी रिश्तेदार की भी नहीं है। ये कहानी 3 अजनबी दोस्तों की है। उनकी और मेरी मुलाकात एक काम के जरिए हुई थी। उन्होंने मुझे अपना एक काम करने के लिए एक सुनसान वीरान जगह पर बुलाया था। एक खौफनाक काम, आत्मा को बुलाने का काम। लेकिन उस काम को अंजाम देते वक्त हमारे साथ एक बहुत ही भयानक खेल शुरू हो गया था, जिसे मैं मजाक मजाक में कर रहा था। उससे उनमें से एक दोस्त की जान जाते जाते बच गई थी। तो आज मैं आपको वही किस्सा सुनाने जा रहा हूं। ये बात लगभग 7 से 8 साल पुरानी है, जब मैं लोगों से यह दावा करता था कि मैं आत्माओं से संपर्क कर सकता हूं, उनसे बात कर सकता हूं। मुझे आत्माएं दिखाई देती है और कभी कभी वो मुझसे बात भी करती है। जैसे जैसे लोगों में ये बात फैलती चली गई, लोग अपना काम करवाने के लिए मुझसे मिलने आने लगे। मुझे उस काम से अच्छे खासे पैसे भी मिलने लगे थे। ये बात सच थी कि मैं आत्माओं को महसूस कर पाता था, लेकिन यह भी सच था कि मुझे आत्माओं से बात करना इतनी अच्छी तरह से नहीं आता था, क्योंकि ज्यादातर ये आत्माओं की इच्छा पर निर्भर करता है। और अगर आप उन्हें जबरदस्ती बुलाएंगे तो फिर वो आपकी जान के पीछे पड़ जाती है। तो इसीलिए कभी कभी मैं लोगों से झूठ भी बोल देता था ताकि उन्हें अच्छा लगे। और फिर ऐसे ही एक काम के लिए एक रोज मुझे एक कॉल आया। हेलो, आप अभिनव जी बात कर रहे हो क्या? जी हाँ, कहिए। सर, मैं प्रफुल्ल बात कर रहा हूँ। मैंने सुना है कि आप आत्माओं से कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा भी आपसे उसी रिगार्डिंग एक काम है, मतलब मेरे दोस्त का है। जी, आप मुझे बता सकते हो आपको मेरी क्या मदद चाहिए। लेकिन तब प्रफुल्ल ने कहा कि वो कॉल पर इस बारे में बात नहीं करना चाहता। आमने सामने मिलने के बाद ही वो बताएगा कि उसे क्या काम है। तो मैंने प्रफुल्ल को उसी शाम मेरे घर आने को कहा। उसी शाम ठीक 5 बजे 3 लोग मेरे घर मुझसे मिलने आ गए। प्रफुल्ल और उसके 2 दोस्त, विराज और सुरेश। प्रफुल्ल मुझसे जो भी बात करने वाला था वो सुरेश के बारे में थी। प्रफुल्ल ने मुझे बताया कि एक हफ्ते पहले ही सुरेश की गर्लफ्रेंड, जिसका नाम सरिता था, उसकी एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है। वो सुरेश के साथ बाइक पर कहीं जा रही थी कि तभी अचानक से बाइक रास्ते पर फिसल गई। सुरेश फिसलकर सड़क के किनारे जा गिरा, लेकिन सरिता सड़क के बीच में ही गिर पड़ी। वो अपने आप को संभाल पाती तब तक पीछे से आते हुए एक ट्रक ने उसे कुचल दिया। उसका सर जगह पर ही खुल गया। सुरेश को उसे बचाने का मौका तक नहीं मिला। सुरेश तब से सदमे में है। सरिता की मौत के लिए वो खुद को दोषी मानता है और हमेशा खुदकुशी करने की बात करता है। हमने उसे बहुत समझाया कि जो भी हुआ है उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, वो बस एक हादसा था, उसके लिए तू जिम्मेदार नहीं है। पर वो हमारी बात मानता ही नहीं। वो हमारा बहुत अच्छा दोस्त है। उसके घर वाले भी डर रहे हैं कि कहीं ये टेंशन में अपनी जान न ले ले। तो अगर आप सरिता की आत्मा से इसकी बात करा देते तो शायद इसकी कुछ मदद हो जाती। सुरेश जो भी हुआ उसके लिए सरिता की आत्मा से बस माफी मांगना चाहता है। मैंने शांति से उन सबकी सारी बातें सुन ली और सोचा कि वो आत्मा भले ही बात करे या ना करे, लेकिन इस काम से अगर किसी का भला होता है तो कोशिश करने में क्या जाता है। उनकी सारी बात सुनने के बाद मैंने कहा, ठीक है, मैं आपको कल दोपहर तक फोन करता हूं। इस पर सुरेश ने रोते हुए कहा, क्या क्या हम अभी सरिता की आत्मा से बात नहीं कर सकते? तो मैंने उसे समझाया कि आत्माओं की दुनिया में कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसीलिए आत्माओं से बात करना, उन्हें बुलाना, ये सब मैं अपने घर पर नहीं करता। जिनका काम होता है उन्हीं के घर जाकर मैं आत्मा को आह्वान करता हूं। और एक आखिरी बात, कि जब कभी किसी इंसान की मौत नेचुरल तरीके से होती है तो ऐसी आत्माएं ज्यादातर शांत होती है, क्योंकि ऐसे लोग अपनी मौत को आखिर में अपना लेते हैं। लेकिन जिनकी मौत किसी दुर्घटना या अचानक से हुई होती है, ऐसी आत्माएं मौत को अपनाती ही नहीं। वो फिर से जिंदा होना चाहती है। तो ऐसी आत्माएं इंसानों को हानि पहुंचा सकती है, और ऐसी आत्माएं एक बार अपनी दुनिया से इस इंसानी दुनिया में आ जाती है तो उन्हें वापस भेजना बहुत मुश्किल होता है। इसमें कभी कभी जान का भी खतरा होता है। तो सोचो, अगर हम ऐसी आत्माओं को घर पर बुलाएंगे
और अगर वो वापस नहीं गई तो जिस घर में हम आत्मा का आह्वान करेंगे वो घर आत्मा से बाधित हो जाएगा। इसीलिए मैं ऐसे मामलों में कोई जोखिम नहीं लेता। कोई अच्छा सा वक्त, कोई जगह ढूंढकर मैं आपको फोन करता हूँ। तब प्रफुल्ल ने कहा कि ठीक है, और सुरेश को समझाकर वो तीनों दोस्त अपने घर चले गए। उनके जाने के बाद मैंने इंटरनेट पर कुछ शांत और सुनसान जगह को खोजना शुरू कर दिया, जो कि शांत भी हो और जहां एकांत भी हो। मैं अपने इलाके के आसपास कोई शांत जगह ढूंढ ही रहा था कि उसी रात 10 बजे के करीब मुझे सुरेश का फोन आया और उसने कहा कि उसके इलाके के पास एक 3 मंजिला पुरानी बिल्डिंग है, जो कि किसी जमाने में सरकारी क्वार्टर हुआ करते थे, लेकिन पिछले 8 सालों से वो बिल्डिंग बंद है। वहां कोई आता जाता भी नहीं। वो जगह शांत भी है और अच्छी भी है। तो मैंने उसे कहा कि ठीक है, हम कल दोपहर 2 बजे वहीं मिलते हैं। मुझे बस वहां का एड्रेस भेज देना, लेकिन मेरे आने से पहले तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। उस बिल्डिंग में कोई अच्छी सी जगह, कोई अच्छा सा कमरा देख लेना, जहां पर हम आत्मा का आवाहन करेंगे, और उस कमरे को अच्छे से साफ कर लेना। हम नीचे फर्श पर ही बैठेंगे, पर वो जगह साफ होनी चाहिए। और एक आखिरी बात, कि आते वक्त अपने साथ 5 किलो नमक लेते आना। बाकी जरूरी सामान मैं साथ लेते आऊंगा। सुरेश मेरी बात सुनकर खुश हो गया और हाँ हाँ करते हुए उसने फोन रख दिया। अगले कुछ ही मिनट में मुझे प्रफुल्ल और विराज का फोन आया। विराज ने मुझसे पूछा कि सुरेश ने आपसे किस जगह के बारे में बात की है। तो मैंने उन्हें सुरेश और मेरे बीच जो भी बात हुई थी वो सब बता दी। तब विराज ने कहा, देखो सच कहूं तो मैं ये भूत प्रेत आत्माओं की बातों को मानता नहीं हूं। मैं ये सब सुरेश के लिए कर रहा हूं। लेकिन प्रफुल्ल का कहना है कि वो बिल्डिंग हॉन्टेड है, इसलिए वो इतने सालों से बंद है। तो शायद वो जगह आपके काम के लिए अच्छी ना हो। तो थोड़ी देर सोचकर मैंने कहा, वैसे भी हम दोपहर को वहां जाने वाले हैं, और दोपहर के वक्त आत्माएं इतनी सक्रिय नहीं होती। हमारा काम बस 10-15 मिनट का है। सुरेश के मन को भी तसल्ली मिल जाएगी। मगर फिर भी तुम सोचते हो कि वो जगह ठीक नहीं है तो मुझे 2-3 दिन का वक्त दे दो। मैं खुद कोई अच्छी जगह देखकर आपको बताता हूँ। उन्हें मेरी बात ठीक लगी और मेरी बात मानकर उन्होंने फोन रख दिया। पर उनका फोन रखने के बस 5 या 10 मिनट बाद मुझे फिर से सुरेश का मैसेज आया कि मैंने अपने दोस्तों को समझा दिया है और हम कल उसी जगह मिलेंगे जिसके बारे में हमने बात की थी। और उसी के साथ उसने उस जगह का एड्रेस भी भेज दिया। एक बात तो साफ थी कि सुरेश किसी भी हालत में कल ही सरिता की आत्मा से बात करना चाहता था। उसमें इंतजार करने की क्षमता ही नहीं थी। और इस तरह वो जगह और दोपहर का वक्त फिक्स हो गया। दूसरे दिन सुबह मैंने तेल की एक छोटी सी बोतल, पवित्र जल, एक दिया और एक चौक अपने साथ बैग में रख लिया, और करीब दोपहर 12 बजे मैं अपने घर से उस बिल्डिंग की ओर जाने के लिए निकल पड़ा। मैंने मोबाइल में मैप लगाकर देखा तो वो जगह मेरे घर से 45 किलोमीटर दूर थी। मैं कुछ 22 किलोमीटर आगे चला गया था कि अचानक मेरी बाइक बीच रास्ते में बंद पड़ गई। मुझे बहुत गुस्सा आ गया, क्योंकि मैं शहर से बाहर के रास्ते पर था, जहां आसपास गाड़ियां तो थी लेकिन बहुत कम थी। और सबसे बुरी बात यह थी कि दूर दूर तक कोई दुकान, कोई गराज नजर नहीं आ रहा था। मैंने प्रफुल्ल को फोन कर गाड़ी बंद हो जाने के बारे में बताया और कहा कि आने में थोड़ा लेट हो जाएगा। फिर मैं गराज को ढूंढते हुए बाइक को धकेलता हुआ आगे जाने लगा। कुछ 15 या 20 मिनट बाद मुझे एक चाय की दुकान दिखाई दी। मैंने वहीं चाय वाले के पास अपनी गाड़ी खड़ी कर दी और चाय वाले से गराज के बारे में पूछा। तो उन्होंने कहा कि इसी रास्ते पर आगे एक मोड़ है, वहां से बस 5 मिनट की दूरी पर एक गराज है। मैं बाइक धकेल कर थक चुका था, तो कुछ देर में वहीं रुक गया, पानी वगैरह, चाय वगैरह पी लिया और 5-10 मिनट बस बैठा रहा। उसके बाद मैं फिर से आगे एक मोड़ से होते हुए गराज पर पहुंच गया। लेकिन इस सब के बीच में एक बात पर मेरा ध्यान ही नहीं गया कि मुझे 2 बजे तक उस जगह पहुंचना था, और मुझे रास्ते में ही 2 बज गए थे। उस गराज वाले ने भी बाइक को थोड़ा इधर उधर देखा और कहा कि कुछ समझ नहीं आ रहा कि बाइक को क्या हुआ है। मैंने मन ही मन में सोचा, कैसा मैकेनिक है, मैकेनिक होकर इसे समझ नहीं आ रहा तो किसे समझ आएगा। तो मैंने गुस्से में ही उस गराज वाले से कहा, तो क्या अब इसे धकेलते हुआ घर वापस जाऊं? लेकिन उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया,
अरे भाई, ऐसी बात नहीं है, मैं देख रहा हूं। पर जहां तक मेरा अनुभव है, जब कभी गाड़ी में आसानी से कोई खराबी नजर नहीं आती ना, तब मैं ये मानता हूं कि कोई चीज या फिर भगवान चाहते हैं कि तुम जिस जगह, जिस मंजिल की ओर जा रहे हो, वहां जाना इस वक्त अच्छा नहीं है। शायद ये वक्त ठीक नहीं है, तो वो अच्छी ताकत तुम्हें वहां जाने से रोकने की कोशिश करती है, जो कि एक अच्छी बात है। मैं उस गराज वाले को देखता ही रह गया। जाने अनजाने में उसने कितनी सच बात कही थी, क्योंकि वो तो नहीं जानता था, लेकिन मैं जानता था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, किस काम के लिए जा रहा हूँ। तभी मेरा फोन बज उठा। वो सुरेश का फोन था। उसने पूछा कि सर, आप कहाँ हो और कितना वक्त लगेगा आने में। तब मैंने उसे बताया कि अभी गाड़ी रिपेयर हो रही है, जैसे ही गाड़ी रिपेयर होती है मैं तुम्हें मैसेज करता हूँ। और तभी उस गराज वाले ने कहा, मिल गया फॉल्ट, आप बस 15 मिनट रुको, गाड़ी ठीक हो जाएगी। तो मैंने सोचा कि फॉल्ट भी मिल गया है, मतलब सब ठीक है। कुछ 2:30 बजे के करीब मेरी बाइक ठीक हो गई। तो मैंने सुरेश को मैसेज किया और मैं फिर उस बिल्डिंग की तरफ जाने के लिए निकल पड़ा। वो रास्ता इतना पथरीला था कि मुझे उस बिल्डिंग के पास पहुंचते पहुंचते 4 बज गए। जब मैंने बाहर से उस बिल्डिंग को देखा, तो वो सच में काफी पुरानी बिल्डिंग थी। काली दीवारें, टूटी लकड़ियों की चौखटें, टूटी खिड़कियां और दीवारों पर सब तरफ काली पड़ी काई नजर आ रही थी। वो तीनों वहीं एक दीवार के कोने में खड़े थे। मैंने उनके पास जाते हुए कहा कि चलो जल्दी से अपना काम खत्म कर लेते हैं। तब सुरेश ने बताया कि पहली मंजिल पर एक कमरा उसने साफ करके रख दिया है और वहीं पर 5 किलो नमक भी रखा है। मैंने उन्हें मेरे पीछे पीछे ऊपर चलने का इशारा किया। ऊपर कमरे में जाने के बाद मैंने एक लंबी धीमी सांस ली और कमरे का वातावरण महसूस करने की कोशिश की। सब कुछ ठीक लग रहा था, बस कमरे में सीलन की बदबू आ रही थी। तो मैंने अपनी बैग से धूप निकालकर कमरे के चारों कोनों में जलाकर रख दिया और उन तीनों को भी एक जगह पर शांत बैठने को कहा। सुरेश ने बताया कि वो जब छोटा था तब वो यहीं इसी कमरे में रहा करता था। फिर गवर्नमेंट ने इस बिल्डिंग को खराब बताकर सबको यहाँ से निकाल दिया, पर तब से ना इसका काम हुआ और न कुछ। जब कुछ लोगों का घर खाली करना बाकी था, तभी यहाँ एक हादसा हुआ था। पर बिल्डिंग खाली होने के बाद लोगों ने खामखा अफवाहें फैला दी कि यहाँ एक औरत का भूत दिखाई देता है, और शायद उसी वजह से बिल्डिंग के रिपेयरिंग का काम कभी पूरा ही नहीं हुआ। सुरेश की इस बात पर मैंने इशारे से ही उसे बस शांत रहने को कहा, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि कोई भी अमंगल, कोई भी अपवित्र बात या कोई भी चीज घर के वातावरण को खराब कर दे। मैंने उस कमरे के बीच में नमक से एक चौकोन बना दिया और उसमें आत्माओं को बुलाने का एक निशान बनाकर उसके अंदर बीचों बीच दिए को रख दिया। वो स्क्वायर, वो चौकोन करीब 3 फीट का था। आखिर में मैंने चौक से दीवारों पर शुभ चिन्ह बना दिए और सब तरफ पवित्र जल छिड़क दिया, ताकि कोई बुरी शक्ति, कोई बुरी ताकत अगर वहां हो तो वहां से चली जाए। यह सब होने के बाद मैंने विराज को बीच में रखा हुआ दिया जलाने को कहा और हम चारों उस चौकोन की चारों तरफ एक समान अंतर पर बैठ गए। आत्मा का आह्वान शुरू करने से पहले मैंने उन सबको एक चेतावनी दी कि जब तक मैं किसी को कुछ बोलने को नहीं कहूंगा, कोई भी कुछ भी नहीं बोलेगा। सब एकदम शांत बैठे रहेंगे। मैंने चुपके से घड़ी में वक्त देखा तो 4:30 बज चुके थे। मैंने सुरेश से उसकी गर्लफ्रेंड का नाम पूछा। सुरेश ने बताया कि उसका नाम सरिता यादव है। तो मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और कहा, अब हम शुरू करने जा रहे हैं। हम सब सरिता यादव की आत्मा का आवाहन करते हैं। सरिता, हम तुम्हें अपनी दुनिया में बुलाते हैं। हम तुमसे बात करना चाहते हैं। सरिता, अगर तुम हमारी बात सुन रही हो तो मुझे जवाब दो, कोई इशारा दो। इतना कहने के बाद 2 मिनट तक मैं बस शांत बैठा रहा, पर मुझे कोई जवाब नहीं आया। मैंने फिर उनसे कहा, अब हम सब एक साथ सरिता की आत्मा का आवाहन करेंगे। और हमने एक साथ सरिता की आत्मा को आवाहन करना शुरू कर दिया और कुछ ही पल में दिए की ज्योति ने अपना रंग बदलना शुरू कर दिया। वो पीली ज्योति लाल लाल दिखाई देने लगी। मैंने तीनों को आंखें खोलने को कहा और कहा कि सरिता की आत्मा यहां आ चुकी है, तो अब तुम उससे बस 3 सवाल पूछ सकते हो। मैंने इतना कहा ही था कि सुरेश बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया।
वो जोर जोर से रोने लगा और अपने किए के लिए सरिता की आत्मा से माफी मांगने लगा। तब मैंने देखा कि दिए की जो ज्योति थी वो बस लाल नहीं थी, उससे चटचटाने की आवाज आने लगी थी। मैंने दीवारों की तरफ देखा तो दीवारों पर बने निशान काले पड़ने लगे थे। वो देख मैंने प्रफुल्ल से कहा कि जल्दी से सुरेश को शांत करो, ये सरिता की आत्मा नहीं है, कोई और ही है। लेकिन प्रफुल्ल सुरेश को शांत करता तब तक वो ये बोल गया कि मैं तुम्हारे साथ आना चाहता हूं। उसने इतना कहा ही था कि मैंने अपने कानों के पास किसी की सांसों की आवाज के साथ साथ एक हल्की सी आवाज सुनी। मतलब वहां जो भी आत्मा थी उसने उसकी बात मान ली थी। और तभी अचानक से दिया बुझ गया। मैंने विराज से कहा कि जल्दी से दिए को जलाओ। विराज दिया जलाने के लिए आगे झुका ही था कि तभी हमें बाहर से कुछ लोगों का शोर सुनाई दिया। प्रफुल्ल दौड़कर बाहर चला गया और उसने ऊपर से नीचे झांक कर देखा तो नीचे कुछ 4 से 5 लोग और उनके साथ 2 पुलिस हवलदार बिल्डिंग की तरफ ही आ रहे थे कि उन्होंने कुछ लड़कों को यहाँ बिल्डिंग में जाते हुए देखा है। हमेशा यहाँ लड़के नशा करने आते हैं, ये तो उनका अड्डा बन गया है। प्रफुल्ल ने आकर हमें वो बात बताई तो सुरेश ने कहा कि चलो ऊपर टेरेस पर चलते हैं, मुझे एक जगह पता है जहां हम छुप सकते हैं। लेकिन तब मैं अंदर ही अंदर ये सोच रहा था कि इस वक्त कोई आत्मा यहां आ तो गई है लेकिन उसे वापस भेजना बाकी है और हम इस काम को ऐसे आधे में छोड़कर नहीं जा सकते। लेकिन पुलिस ने हमें पकड़ लिया तो हम एक अलग ही झंझट में फंस जाएंगे। पुलिस ये तो समझ जाते कि हम यहाँ नशा करने नहीं आए हैं, लेकिन हम जो कर रहे हैं उसे काला जादू समझकर हमें गिरफ्तार कर लेती। हमारे लिए एक तरफ खाई थी तो दूसरी तरफ कुआं नजर आ रहा था। पर मैंने सोचा कि अंधेरा होने में अभी भी बहुत देर है, तब तक शायद ये पुलिस वाले ये लोग यहां से चले जाएंगे। तो मैंने वहां से अपना बैग और नीचे रखा सामान उठा लिया और हम सब ऊपर टेरेस पर चले गए। सुरेश ने अपना हाथ आगे कर हमें उस पर पैर देकर एक पुरानी पानी की सीमेंट की टंकी पर चढ़ने को कहा। पुलिस के डर के मारे हम सभी एक एक कर ऊपर चढ़ गए। हमने सुरेश को भी हाथ देकर ऊपर खींच लिया और जल्दी से उस टंकी के अंदर जाकर छुप गए। कुछ ही मिनट में हमें बाहर से पुलिस और उन लोगों की आवाजें आने लगी। वो हमें ढूंढते हुए ऊपर तक आ चुके थे। उनकी बातों से यह साफ पता चल रहा था कि उन्हें यह पता चल गया है कि कोई यहाँ काला जादू या ऐसा कुछ करने आया था। तभी किसी ने कहा कि ऊपर टंकी पर चढ़कर देखो कि कोई टंकी में तो नहीं छुपा ना। और तब हमें किसी के ऊपर चढ़ने की आवाज सुनाई दी। हमारी तो जान ही निकल गई। अब हम सभी पकड़े जाने वाले थे। प्रफुल्ल धीमी आवाज में सुरेश को कोसने लगा था तो मैंने उसे बस शांत रहने को कहा और हम टंकी के एक अंधेरे कोने में छुपे रहे। तभी एक पुलिस वाले ने टंकी का टूटा ढक्कन खोला और अंदर झांक कर देखा। उसने कुछ देर हम जिस कोने में छुपे हुए थे वहां गौर से देखा। तब मैंने देखा कि कुछ पल के लिए उसकी आंखें एकदम पीली चमक रही थी और फिर अपनी आंखों को मसलते हुए उसने बाहर के लोगों से कहा, कोई नहीं है अंदर, टंकी खाली है। और ऐसा कहकर वो वहां से चला गया। तब जाकर हम सबकी जान में जान आई। वो तीनों भी खुश थे कि वो बच गए थे, लेकिन मेरे अंदर अलग ही सवाल उठ रहा था कि वहां इतना भी अंधेरा नहीं था कि हम उस हवलदार को नजर न आते। उसने हमें सच में नहीं देखा था या फिर हम उसे दिखाई नहीं दिए। क्या किसी चीज ने उसकी नजर को रोक लिया था? क्योंकि उसकी आंखों को मैंने पीला होते हुए देखा था। वो सामान्य इंसान की आंखें नहीं थी। उन लोगों के नीचे जाने तक हमने कुछ देर वहीं छिपे रहने का फैसला किया। बाहर सूरज डूबने लगा था क्योंकि टंकी के अंदर भी अंधेरा बढ़ता जा रहा था। और तभी प्रफुल्ल ने सबको शांत करते हुए कहा, तुम्हें टंकी में कुछ हलचल महसूस हुई? सब एकदम शांत हो गए। टंकी के दूसरे कोने से कुछ मुसमुसाहट की आवाज आ रही थी। सुरेश ने तब मोबाइल टॉर्च ऑन की और सामने देख हमारे रोंगटे ही खड़े हो गए। वहां एक कोने में कोई औरत बैठी हुई थी। अपने दोनों घुटनों को अपने दोनों हाथों में समेटकर बैठी हुई थी।
और घुटनों के बीच अपना सर छुपाकर वो औरत मुस्मुसाकर रो रही थी। सुरेश ने घबराते हुए बोला, अभी ये कौन है और ये अंदर कब आई? मैंने उसके मुंह पर हाथ रखते हुए बस उसे शांत रहने को कहा। आवाज मत कर। प्रफुल्ल, विराज और सुरेश तीनों को समझ नहीं आ रहा था कि वहां क्या हो रहा है, लेकिन मैं जान चुका था कि वो कौन है। तभी विराज गुस्से में उठकर खड़ा हो गया और उस औरत की तरफ बढ़ने लगा। अबे पागल है क्या? कौन है तू और यहां क्या कर रही है? विराज उसके नजदीक पहुंचा ही था कि उसने अपनी गर्दन उठाकर हमारी तरफ देखा। किसी ताकत के झटके से विराज पीछे गिर पड़ा, जैसे उसे कोई बिजली का झटका लगा हो, और अब हम उसे साफ साफ देख पा रहे थे। उसकी पीले रंग की बड़ी बड़ी आंखें थी, छिला हुआ चेहरा था, उसके मुंह से लार टपक रही थी। उसे देख उन तीनों की हालत खराब हो गई। प्रफुल्ल और सुरेश तो थरथरा रहे थे। विराज कोने में पड़ा हुआ दर्द से कराह रहा था। मेरे अंदर भी सनसनाहट सी दौड़ गई, जैसे उस एक पल में बिजली मेरे शरीर के अंदर से दौड़ गई हो। हमें घूरते हुए और अपनी गर्दन को आड़े टेढ़े घुमाते हुए उसने कहा, मैं हूँ सरिता, जिसे तुम पुकार रहे थे। लो अब मैं आ गई हूँ, तुम्हें अपने साथ लेने आई हूँ। और तब सुरेश ने चिल्लाते हुए कहा, ये मेरी सरिता नहीं है। उसी वक्त मैंने उन्हें कुछ भी कर उस टंकी से बाहर निकलने को कहा। हम सब एक साथ टंकी के छेद की तरफ भागे कि हम सबको एक बहुत बड़ा बिजली का झटका सा लगा, और फिर से हम पीछे सीमेंट की दीवार पर जाकर गिर पड़े। वो झटका इतना जबरदस्त था कि मुझे मेरी आंखों के सामने सब धुंधला धुंधला होता दिखाई देने लगा, जैसे मेरी आंखें बंद होती जा रही थी। जब मेरी आंख खुली तो देखा कि सब तरफ घना अंधेरा था। मेरी सांसें तेज चल रही थी, जैसे मेरा वहां दम घुट रहा था। मैंने अपने बैग से मोबाइल निकालकर टॉर्च को ऑन किया। सुरेश, प्रफुल्ल और विराज तीनों भी टंकी के अंदर ही जख्मी हालत में यहां वहां पड़े हुए थे, लेकिन अब वो औरत कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। मैंने घड़ी में देखा तो रात के 9 बज रहे थे, मतलब इतनी देर से हम सब बेहोश थे। मैंने जल्दी से उन तीनों को होश में लाने की कोशिश की। मैंने प्रफुल्ल और विराज को जगाया तो वो झट से जाग गए। तब वो दोनों काफी घबराए हुए थे, लेकिन सुरेश होश में नहीं आ रहा था। उसका शरीर इतना गर्म था कि जैसे आग से जल रहा हो। लेटे लेटे वो थर थर कांप रहा था। मैंने उसकी धड़कन चेक की तो धड़कनें हद से ज्यादा तेज थी। मैंने जल्दी से बैग से पानी की बोतल निकाली और उसके चेहरे पर पानी मारकर उसे जगाने की कोशिश की, पर उसकी हालत बहुत खराब थी। तभी मुझे याद आया कि मेरे बैग में पवित्र जल भी है, शायद उसके उपयोग से वो ठीक हो जाए। मैं उस बोतल को निकालकर खोल ही रहा था कि मैंने महसूस किया कि सुरेश ने अपनी आंखें खोलकर झट से बंद की, जैसे वो बेहोश होने का नाटक कर रहा हो। आखिरकार मैंने उस बोतल से पानी की कुछ बूंदें अपने हाथों पर ली और सुरेश के चेहरे पर पानी की कुछ छींटें मारी, और तभी एक झटके में उसने अपनी दोनों आंखें खोली। गुस्से से भरी आंखें, पीली धधकती हुई जलती हुई आंखें। उसकी आंखों में उस आत्मा की परछाई नजर आ रही थी, और फिर से उसने अपनी आंखें बंद कर ली। मैं समझ गया कि वो आत्मा, वो ताकत अब सुरेश के अंदर है और वो उसके शरीर में रहना चाहती है, इसलिए उसका शरीर इतना गर्म होता जा रहा है। मैंने विराज और प्रफुल्ल को इशारे से अपने पास बुलाया और उनसे कहा, कुछ भी कर हमें यहां से निकलना होगा। उस औरत की आत्मा सुरेश के अंदर है, हमें उसे उसी कमरे में ले जाना होगा जहां हमने इस आत्मा का आवाहन किया था। और फिर हमने प्रफुल्ल को हाथ देकर टंकी के ऊपर चढ़ा दिया, और फिर विराज और मैंने सुरेश को अपने दोनों हाथों में उठा लिया कि तभी सुरेश अजीब सी आवाज में हंसने लगा। उसकी आवाज बदल चुकी थी। उस हंसी को सुन प्रफुल्ल बहुत डर गया, पर मैंने उसे समझाया कि इसे मरने से बचाना है तो हमें यह करना ही होगा। आखिरकार हमने मिलकर किसी तरह सुरेश को ऊपर उठाया तो प्रफुल्ल ने उसके दोनों हाथ पकड़कर उसे टंकी से बाहर खींच लिया, और फिर हमें हाथ देकर हमें भी ऊपर खींच लिया। फाइनली हम सब टंकी के बाहर आ गए थे। हम सब ने थोड़ी राहत की सांस ली, पर साइड में देखा तो सुरेश वहां नहीं था। तभी हमने किसी की हंसते हुए भागने की आवाज सुनी। हमने देखा कि सुरेश भागता हुआ टेरेस से नीचे की तरफ चला गया है।
मैंने उन्हें कहा कि उसे जल्दी से पकड़ना होगा, वरना अगर वो हमारे हाथ से निकल गया तो हम उसे कभी बचा नहीं पाएंगे। और हम तीनों भी उसके पीछे पीछे दौड़ते हुए नीचे जाने लगे। मैंने बैग से पवित्र जल की बोतल निकालकर अपनी जेब में रख ली और वो बैग प्रफुल्ल को देते हुए कहा कि उसी कमरे में जाकर नमक और चौक से सब पहले जैसा निशान बनाओ और बैग में जो दिया है उसे तेल से भरकर पहले जैसे ही जलाकर बीचों बीच रख देना। तब तक विराज और मैं जाकर सुरेश को पकड़ कर ले आते हैं। और फिर हम दोनों दूसरी तरफ चले गए। हमने तीसरे फ्लोर से ढूंढने को शुरुआत की। हमने ऊपर के हर एक कमरे को अंदर से चेक किया, लेकिन सुरेश कहीं भी नहीं था। उसकी बस एक अजीब सी आवाज सुनाई दे रही थी। आखिरकार मैंने अपनी आंखें बंद की और शांत होकर उसकी आहट को सुनने की कोशिश की। उसकी वो अजीब सी आवाज मुझे कभी दाईं तरफ से सुनाई देती तो अगले ही पल बाईं तरफ से सुनाई पड़ती। मैंने विराज से कहा, वो यहां नहीं है, वो हमें भटका रही है, हमें नीचे जाकर देखना होगा। और हम दौड़ते हुए सबसे नीचे की मंजिल पर पहुंच गए। जैसे ही हम नीचे गए, हमने सुरेश को एक कमरे में घुसते हुए देखा। हम संभलकर धीरे धीरे उस ओर जाने लगे। उस कमरे का दरवाजा नहीं था, अंदर सब तरफ अंधेरा था। मैंने मोबाइल की टॉर्च को यहां वहां मारते हुए देखा, पर वो नीचे भी कहीं नहीं थी। विराज ने गुस्से में ही कहा, अबे ये क्या हो रहा है? अभी तो हमने उसे अंदर जाते हुए देखा था ना, तो कहाँ गया वो? तभी हमें फिर से वो हल्की हल्की हंसने की आवाज आने लगी। मैंने विराज को शांत करते हुए टॉर्च को ऊपर छत की तरफ मारा तो सुरेश किसी छिपकली की तरह छत से उल्टा चिपका यहां वहां रेंग रहा था। वो देख मैंने धीरे से अपनी जेब से पवित्र जल की बोतल निकालना चाहा, और तब तक वो उसी तरह उल्टा छत और दीवारों पर रेंगते हुए खिड़की से बाहर चला गया। मैंने खिड़की के बाहर जाकर झांक कर देखा तो वो बिल्डिंग के पीछे की दीवार से उल्टा चिपकता हुआ ऊपर चला गया, उसी कमरे की ओर जहां हमने उस आत्मा को बुलाया था। तब मैंने विराज को कहा, भाग, वो प्रफुल्ल के पास गया है। और हम दोनों फिर से दौड़ते हुए ऊपर की मंजिल पर चले गए। जैसे ही हम वहां पहुंचे, हम दरवाजे में ही रुक गए। पास रखे दिए की ज्योति फिर से लाल लाल चमक रही थी। उसकी लाल रोशनी पूरे कमरे में फैली हुई थी। सुरेश प्रफुल्ल की छाती पर बैठा था। एक हाथ से वो उसके सर को सहला रहा था तो उसका दूसरा हाथ प्रफुल्ल के मुंह के अंदर था, और सुरेश के मुंह से टपकती हुई लार प्रफुल्ल के चेहरे पर गिर रही थी। प्रफुल्ल न हिल पा रहा था और न ही अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था। वो किसी पैरालाइज्ड की तरह बस पड़ा हुआ अपने शरीर को झटक रहा था, जैसे वो मरने वाला हो। सुरेश हमें देख अजीब तरह से बस हंसे जा रहा था। आओ, अंदर आओ, बचा लो अपने दोस्त को। मौत के साथ खेल खेलोगे तो मौत तो होनी है। आओ, बचा लो अपने दोस्त को। विराज वो देख बहुत गुस्सा हो गया था, लेकिन मैंने उसे शांत रहने को कहा और विराज को सुरेश के पीछे जाकर खड़े होने को कहा, ताकि इस बार वो आत्मा सुरेश के शरीर को लेकर कहीं भाग न सके। विराज धीरे से कदम बढ़ाते हुए सुरेश के पीछे जाकर खड़ा हो गया। वो आत्मा एक एक कर हम दोनों को घूर रही थी। उस आत्मा ने अपने दोनों हाथों से प्रफुल्ल के सर को पकड़ लिया और वो उसे दाएं बाएं घुमाने लगी, जैसे वो उसे गोल घुमाकर तोड़ना चाहती थी। तभी वो जोर से चीख पड़ी। वो आत्मा प्रफुल्ल के सर को घुमाकर तोड़ने ही वाली थी कि तभी मैंने पवित्र जल की बोतल से जल निकालकर सुरेश के पूरे शरीर पर छिड़क दिया। पवित्र जल का स्पर्श होते ही वो उछलकर पीछे जा गिरा। तभी विराज ने फुर्ती से उसे जकड़ लिया। प्रफुल्ल को होश तो आया, लेकिन उसकी गर्दन एक तरफ मुड़ चुकी थी। उसमें उठने की जरा भी ताकत नहीं थी। सुरेश अपने आप को छुड़ाने के लिए झटपटा रहा था। मैंने अपनी बैग से एक धागा निकालकर उसे पवित्र जल में भिगोकर सबसे पहले सुरेश के हाथ पर बांध दिया और फिर उसके बाद बाकी हम सबके भी। सुरेश की आंखों का रंग बार बार बदल रहा था। विराज उसे पकड़कर उस निशान के सामने बैठ गया। मैंने देखा कि दिए की आग अपना रंग बदल रही है। हम दोनों, मतलब विराज और मैं, उस आत्मा को वापस जाने का आह्वान करने लगे। हम जैसे जैसे उस आत्मा को आह्वान करते, सुरेश और जोर जोर से शरीर को झटकता था। वो किसी मछली की तरह तड़प रहा था, किसी पंछी की तरह उसकी कैद से छूटने के लिए फड़फड़ा रहा था। वो गुर्रा रहा था, विराज के हाथों को काट रहा था, लेकिन विराज हट्टा कट्टा था।
और उससे कहीं ज्यादा ताकतवर था। पर सच कहूं तो ये इतना आसान भी नहीं था जितनी आसानी से मैं आपको ये सब बता रहा हूं। काफी देर तक उस आत्मा से संघर्ष करने के बाद, करीब कुछ आधे घंटे बाद, उस आत्मा ने सुरेश के शरीर को छोड़ दिया। सुरेश किसी कमजोर बीमार इंसान की तरह नीचे गिर पड़ा। प्रफुल्ल की भी हालत कुछ वैसी ही थी। मैंने उन दोनों को भी चेक कर लिया कि कहीं अब भी उन पर कोई आत्मा सवार तो नहीं। और फिर विराज और मैं, हम दोनों उन्हें पीठ के बल उठाकर उस बिल्डिंग से बाहर लेकर चले गए। तब विराज ने मुझसे पूछा, सब काफी भयानक था नहीं? लेकिन उस आत्मा ने मुझे क्यों कुछ नहीं किया? तो मैंने उसे बताया, आत्मा सबसे पहले कमजोर पर वार करती है और हम सब में सबसे कमजोर सुरेश था और उसके बाद प्रफुल्ल। इसलिए आत्मा ने हमसे पहले उन्हें निशाना बनाया। हम दोनों डरे हुए जरूर थे, लेकिन अंदर से उनके जितने कमजोर नहीं थे। इसलिए मैं ऐसे काम कभी भी घर पर नहीं करता। ये आज तक का मेरा सबसे बुरा अनुभव है। शायद वो आत्मा अभी भी यहां हो, यहां से गई नहीं हो। उसने बस सुरेश के शरीर को छोड़ा है, इस जगह को नहीं। और फिर हम दोनों ऐसे ही बातें करते हुए उन दोनों को पीठ से बांधकर उस बिल्डिंग से दूर लेकर चले गए। उन्हें एक सुरक्षित जगह छोड़कर फिर अपनी बाइक लेने वापस आ गए और बाइक लेकर वहां से निकल गए। विराज ने अपने कुछ दोस्तों को एक जगह पर बुला लिया और फिर हम सब प्रफुल्ल और सुरेश को वहां से लेकर अस्पताल चले गए। विराज ने घर वालों को और दोस्तों को यह कारण बताया कि सुरेश खुदकुशी करना चाहता था। तो जब प्रफुल्ल ने उसे रोकने की कोशिश की तो उन दोनों में हाथापाई हो गई और उसी वजह से दोनों की ऐसी हालत हो गई है। लेकिन अब दोनों में सब ठीक है। यह कारण सुनने में अच्छा तो लग रहा था, लेकिन सच कुछ और ही था। मैं उसी रात वहां से बाइक लेकर वापस घर के लिए निकल पड़ा। रात करीब 1 बज चुका था जब मैं उस गैरेज के सामने से गुजर रहा था। मैंने देखा कि वो गैराज वाला किसी गाड़ी को ठीक करने की खटपटाहट कर रहा था। मैं अपनी बाइक रोककर उसके पास चला गया, थोड़ी यहाँ वहां की बातें की और फिर उनसे कहा, आपने सच कहा था, जब कभी किसी चीज में आसानी से कोई खराबी नजर नहीं आती, तब वो चीज या फिर भगवान चाहते हैं कि आप उस वक्त उस जगह या फिर उस मंजिल की ओर न जाए जहां आप जाना चाहते हो। वहां जाने के लिए वो वक्त ठीक नहीं होता है। और मेरी उस बात को सुनकर उस गैराज वाले ने बस एक मुस्कुराहट के साथ हामी भरी। ये थी मेरी कहानी, उन 3 अनजान दोस्तों की कहानी। इस घटना के बाद सुरेश अपने आप ही ठीक हो गया। उसकी गर्लफ्रेंड सरिता के जाने के सदमे का असर दूसरी सरिता की आत्मा के आने से कम हो चुका था। वो इतना भयानक अनुभव था कि वो पहले वाले हादसे की बात को लगभग भूल ही गया था। तो चलिए, फिर कभी ऐसा कुछ अनुभव हुआ तो आपके साथ शेयर जरूर करूंगा। तो दोस्तों, आपको मेरी आज की ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और कहानी को लाइक और शेयर भी जरूर